तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बिहार बोर्ड के क्लास 10 के टेक्स्ट बुक का ज्योग्राफी यानी भूगोल का हम पहला अध्याय देख रहे हैं। हमारा पहला वीडियो आपके सामने मिल गया होगा आपको। चलिए आज इसका जो खंड का इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग जो हमारा अध्याय है, इसका पाठ दूसरा है। तो चलिए आज देखते हैं इसके बारे में। हम संसाधन के प्रकार देख रहे थे। संसाधन के प्रकार, इससे पीछे हमने 2 टॉपिक पढ़ा था, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था जैव और अजैव संसाधन के बारे में। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर हमने पढ़ा था नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। और आज हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, यानी जो संसाधन के प्रकार है। तो आज हमारा ये तीसरा, यानी कह सकते 2 देख लिए और तीसरा देख रहे हैं स्वामित्व के आधार पर। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है, जिसमें पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम बारी से देखेंगे, सबसे बारी बारी से देखेंगे चारों के बारे में। देखिए, पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को हम कहते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। अगर उदाहरण देखेंगे तो इसका हम भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद, बाग बगीचे, तालाब इत्यादि, यानी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन के बारे में हमने जान लिया, यानी ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले सरकार को वो लगान चुकाता है, लगान देता है, कर टैक्स देता है, उसी को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा भूखंड, घर, अन्य जायदाद, बाग बगीचे, तालाब। और दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। देखिए, सामुदायिक संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं जिस पर, यानी उस संसाधन पर जो अधिकार होता है किसी खास समुदाय का होता है, किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है। वैसे ही संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन कहते हैं, यानी ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के सुलभ के लिए होता है। समूह का सुलभ, कुछ समाज को सुलभ के लिए किया जाता है। वैसे ही संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो गांव में देखेंगे तो पशुचारण हो जाएगा। गांव में जो पशुचारण होता है क्षेत्र, शमशान घाट होता है, मंदिर, मस्जिद, तालाब इत्यादि, ये सभी सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में अगर देखेंगे हम तो जो सार्वजनिक पार्क होता है, खेल का मैदान होता है, पिकनिक क्षेत्र होता है, पिकनिक जहाँ मनाते हैं, वे सभी क्या होता है, सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। ये नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर सभी राष्ट्रीय संसाधन है, यानी देश के अंदर, देश के सीमा के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध है वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। उपलब्ध संसाधन क्या है, सब राष्ट्रीय है। अगर इसका हम उदाहरण देखेंगे तो क्या करें, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, जो लैंड, जमीन होता है, भूमि, खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, जल संसाधन, नदी का जल, और जो समुद्री सीमा के आसपास के कुछ किलोमीटर का जो होता है क्षेत्र, वह वन्य जीव, जंगलों में जो वन मिलते हैं और वन में जो जीव हैं वे सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं।
उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। और देखेंगे कानूनी तौर पर तो सभी राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। कानूनी तौर पर राजनीतिक सीमा में जो भी संसाधन उपलब्ध है वो सभी राष्ट्रीय संसाधन है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हक हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधिकार क्षेत्र में आता हो, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, लेकिन हाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था से वो परमिशन लेकर वहाँ अपने संशोधन के लिए या कोई कार्य कर सकता है, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में जानें कि ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का नियंत्रण कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर, समुद्र तट से, किसी भी देश के समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले में जो महासागरीय क्षेत्र है उसका जो संसाधन है उस पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अगर हम भारत का देखते निचला हिस्सा, जो भारत का निचला हिस्सा है, ये समुद्री तट है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरब सागर है, तो यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर जो संसाधन होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन होंगे। और यहाँ से भी 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर जो संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधिकार में होंगे। उधर अगर भारत सरकार को या हमारे देश को कोई भी संशोधन कार्य करना हो तो अंतर्राष्ट्रीय परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसे ही संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो हम तो क्या मिलेगा कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे ही संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए अब हमारा अगला है, यानी हमने तीसरा देख लिया और चौथा देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन को। विकास के आधार पर संसाधन को देखेंगे तो इसको भी 4 वर्गों में रखा गया है। पहला संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, और तीसरा है भंडार संसाधन, और चौथा है संचित कोष संसाधन। चौथा है संचित कोष संसाधन। देखिए संभावी संसाधन, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। देखिए संभावी संसाधन वैसे संसाधनों को हम कहते हैं जो वर्तमान में हमारे उपयोग में नहीं है, जो वर्तमान समय में हमारे उपयोग में नहीं है, लेकिन भविष्य में उपयोग होने की संभावना की जाती हो। तकनीक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, अभी वर्तमान में नहीं है उपयोग में। वैसे ही संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अगर उदाहरण देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। बहुत हम इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पवन से और सौर ऊर्जा से। वैसे ही संसाधन को हम संभाव्य संसाधन में रखेंगे। विकसित संसाधन देखते हैं। विकसित संसाधन वैसे संसाधन को हम कहेंगे जो प्राचीन में ज्ञात हो कि संसाधन है, लेकिन उस समय इसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में तकनीक और ज्ञान के द्वारा संसाधनों का जो उपयोग किया जा रहा है उसे ही विकसित संसाधन कहेंगे। उदाहरण के अगर देखेंगे इसके कोयला, पेट्रोल आ जाएगा। ये प्राचीन काल से ही थे हमारे धरती पर, लेकिन उस समय ज्ञान और तकनीक नहीं थी हमारे पास, जिसके कारण उसका उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उसका उपयोग में है। अब देखते हैं संचित कोष संसाधन। देखिए वैसा संसाधन चलिए तीसरा, हाँ संचित कोष संसाधन, वैसा संसाधन
जो पृथ्वी पर उपलब्ध है लेकिन उसका भंडार जो है ना सीमित है, उसका भंडारण सीमित है। अगर वे संसाधनों को हम उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, तो फिर वैसे संसाधनों को बनने में करोड़ों लाखों वर्ष का समय लगेगा। वैसे ही संसाधन को हम संचित को संसाधन में रखते हैं, इसमें भी कोयला पेट्रोल आ सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा है। और तीसरा हम देखते हैं भंडारण संसाधन, वैसा संसाधन जो पृथ्वी पर भंडार के रूप में देखा जाता हो, पृथ्वी पर भंडारण के रूप में देखा जाता हो, वैसे ही संसाधन को हम भंडारण संसाधन कहते हैं। और इसमें देखेंगे तो जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक, जो जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो यौगिक हैं, इन यौगिकों के द्वारा, इनके अणुओं के द्वारा हम अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। वैसे ही संसाधन को हम भंडारण संसाधन में रखेंगे। लेकिन वर्तमान समय में तकनीक के कारण, ज्ञान के कारण इनका पूर्ण रूप से, यानी कहेंगे सही से इनका उपयोग नहीं हो रहा है। यानी हमें जो ऊर्जा उत्पादन है जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो आगे हम देखेंगे देखिए संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन के बारे में जानते हैं। संसाधन नियोजन होता क्या है? हमने पीछे संसाधन के प्रकार को पढ़ा, और अगला टॉपिक है हमारा संसाधन नियोजन। देखिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों को अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे उसी को ही संसाधन नियोजन कहेंगे। संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना क्यों आवश्यक है? देखिए पहला चीज की कोई भी संसाधन हर एक जगह उपलब्ध नहीं होता है। कुछ ऐसे संसाधन है कि सभी जगह मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी संसाधन है जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे कोयला, झारखंड के देखेंगे तो कोयला, बिहार में देखेंगे तो पायराइट, यूरेनियम। भंडारण है अभ्रक, ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन संसाधनों को सभी जगह पहुंचाना ही और सही ढंग से उपयोग करना ही हम संसाधन नियोजन कहेंगे। तो संसाधन नियोजन के बारे में जान गए कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी संसाधनें हैं जो विशेष क्षेत्र में मिलती हैं। उन संसाधनों को सभी लोगों तक पहुंचाना ताकि वे अपना विकास करें या उसका उपयोग में लाए। वैसे ही संसाधनों को सही जगह पहुंचाना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए संसाधन, पहला चीज कि संसाधन के बारे में हमने जाना। अब संसाधन को संरक्षण करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करेंगे तो हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को भी नुकसान होगा। साथ साथ वे संसाधन अगर समाप्त हो जाएंगे पृथ्वी से तो दोबारा बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगेगा, जो आगे पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। यानी अगला पीढ़ी उससे लाभ नहीं ले पाएगी, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम का उदाहरण हम ले सकते हैं। ऐसे संसाधनों को बचा कर रखना ही विवेकपूर्ण उपयोग करना जरूरी है। तो संसाधन संरक्षण हम किसे कहेंगे? देखिए संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को नियोजित ढंग से और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण के बारे में जान गए। अब आगे देखते हैं सतत विकास क्या होता है। सतत विकास, इसके बारे में जानते हैं। देखिए पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान का विकास को कायम रखना, ऐसे ही धारणा को हम सतत विकास कहते हैं।
यानी कहने का मतलब पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। भविष्य के आवश्यकताओं के मद्देनजर, यानी भविष्य में इसकी आवश्यकता के मद्देनजर ध्यान रखना चाहिए। और वर्तमान का विकास करना, यानी हम अब वर्तमान समय का विकास करें, वर्तमान लोगों इससे अच्छा से लाभ उठाएं। ऐसे ही हम धारणा को ही सतत विकास कहते हैं। ऐसी जो धारणा उत्पन्न होती है उसी को हम सतत विकास कहते हैं। तो आज के लिए आज इतना ही। अगला हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा ये चैनल, अगर हमारा ये क्लास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इससे लाभ उठाएं।